हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट फर्स्ट की ऑप्टिक्स की क्लासेज चल रही है अपनी। ऑप्टिक्स में पहली यूनिट इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ रहे हैं अपन ने अंतिम क्लास में व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की स्थितियां अपन ने प्राप्त की थी। अब यहाँ पर आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं व्यतिकरण की घटना का प्रायोगिक सत्यापन। व्यतिकरण की घटना को प्रयोग के आधार पर कैसे सत्यापित किया, किसने सत्यापित किया, इसके बारे में आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास का टॉपिक है अपना यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का द्विस्लिट प्रयोग जो थॉमस यंग ने प्रस्तुत किया था। अर्थात व्यतिकरण की जो घटना है इसका प्रायोगिक सत्यापन सबसे पहले थॉमस यंग ने किया था। थॉमस यंग ने अपने इस प्रयोग के अंतर्गत एक कला संबद्ध स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश तरंगों को उसके सामने कागज के गत्ते पर बने हुए दो प्रकाश स्रोत, दो रेखा छिद्रों S1 व S2 पर आपतित कराया, जिनसे उत्सर्जित प्रकाश को पर्दे पर प्राप्त किया। तो उस पर्दे पर एकांतर क्रम में दीप्त और अदीप्त, काली और चमकीली रेखाएं दिखाई देती है, जिसे अपन व्यतिकरण प्रतिरूप कहते हैं। तो थॉमस यंग का जो प्रयोग है, ये प्रयोग कैसे व्यतिकरण की घटना का सत्यापन करता है, जिसके अंतर्गत अपन ने पढ़ा है व्यतिकरण में परिणामी तरंग की तीव्रता में कमी और वृद्धि प्राप्त होती है। एकांतर क्रम में परिणामी तरंग की तीव्रता में कमी होती है और वृद्धि होती है। वो कैसे हो रही है, इस प्रयोग के आधार पर भी इस चीज को समझा जा सकता है। तो यहाँ पर थॉमस यंग के इस प्रयोग के आधार पर देखा जाए तो उनका एक प्रकाश स्रोत है S, जिसको उन्होंने प्रकाशित किया। इससे उत्सर्जित प्रकाश सामने कागज के गत्ते पर बने दो प्रकाश स्रोतों से देखो यहां पर प्रकाश स्रोत S, इससे उत्सर्जित जो तरंगे हैं वो गोलाकार तरंगाग्र के रूप में इन प्रकाश स्रोतों तक पहुंचती है। इस प्रकार स्रोत S1 और S2 तक, स्रोत S से जो उत्सर्जित प्रकाश तरंगे हैं या उत्सर्जित तरंगाग्र, वही तरंगाग्र इन दोनों स्रोतों को एक ही तरंगाग्र के दो बिंदुओं पर दोनों स्रोत स्थित है। यहाँ पर प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर यह समझाया गया कि किसी द्वितीयक तरंगाग्र का प्रत्येक कण एक नवीन तरंग स्रोत की भांति कार्य करता है। तो यहाँ पर जो स्रोत S1 और S2 या फिर रेखा चित्र S1 और S2 है, वो एक द्वितीयक तरंगाग्र पर स्थित है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो S1 और S2 है वो एक नवीन तरंग स्रोत की भांति व्यवहार कर रहे हैं, नवीन तरंग स्रोत की भांति व्यवहार कर रहे हैं। तो उस अवस्था में यहाँ पर इनसे उत्सर्जित तरंगाग्र आगे बढ़ता है और इनके सामने यहाँ पर एक पर्दा व्यवस्थित है, जिस पर व्यतिकरण प्रतिरूप दिखाई देगा अपने को। तो यहाँ पर स्रोत S1 और S2 से एकांतर क्रम में तरंगाग्र उत्सर्जित हो रहे हैं, जिन्हें अपन गोलाकार तरंगाग्र कह रहे हैं। ये गोलाकार तरंगाग्र इस प्रकार पर्दे पर प्राप्त होते हैं। यहां पर इन तरंगाग्र की बात करें अपन, तो इस तरंगाग्र में एक तरंग का यदि स्रंग दूसरी तरंग के स्रंग पर या फिर एक तरंग का गर्त दूसरी तरंग के गर्त पर अध्यारोपित होता है, तो वहां पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम होता है। अर्थात वहां पर संपोषी व्यतिकरण घटित होता है।
तो यहाँ पर श्रृंग और गर्त, ये जो कंटिन्यू डॉटेड लाइन है ये श्रृंग और गर्त को व्यक्त कर रही है। मान लो उदाहरण के तौर पर, तो यहाँ पर कंटिन्यू लाइन एक श्रृंग को व्यक्त कर रही है, डॉटेड लाइन है वो एक गर्त को व्यक्त कर रही है। तो कोई भी प्रकाश तरंग होती है उसमें एकांतर क्रम में श्रृंग और गर्त होते हैं, तो यहाँ पर तरंगाग्र भी एकांतर क्रम में श्रृंग और गर्त पर अध्यारोपित हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक तरंग का श्रृंग, देखो यहाँ पर श्रृंग के ऊपर गर्त, गर्त के ऊपर श्रृंग, श्रृंग के ऊपर गर्त, गर्त के ऊपर श्रृंग, श्रृंग के ऊपर एकांतर क्रम में आ रहा है। तो इनको मिलाने वाली जो रेखा है, इनको मिलाने वाली ये रेखा प्रस्पंद रेखाएं कहलाती है। इसी प्रकार एक तरंग का गर्त दूसरी तरंग के श्रृंग पर अध्यारोपित हो रहा है, श्रृंग और गर्त, श्रृंग और गर्त, इसी प्रकार श्रृंग और गर्त ये आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार इसमें इनको आगे बढ़ाएं। तो इस प्रकार अपने को एकांतर क्रम में श्रृंगों और गर्तों का कटान बिंदु मिलेगा। इन्हें अपन निस्पंद रेखाएं कहते हैं। जहां पर प्रस्पंद बनता है वहां पर दीप्त रेखा, जहां पर निस्पंद बनता है वहां पर अदीप्त रेखा अपने को प्राप्त होती है। तो यहां पर इस पर्दे के ऊपर इन श्रृंगों और गर्तों के अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप, अर्थात जहां पर एक तरंग का श्रृंग मतलब श्रृंग श्रृंग से मिलता है या गर्त गर्त पर अध्यारोपित होता है तो संपूसी व्यतिकरण घटित होता है, और श्रृंग गर्त पर या फिर गर्त श्रृंग पर अध्यारोपित होता है तो वहां पर विनाशी व्यतिकरण अपने को प्राप्त होता है। तो इसका मतलब एकांतर क्रम में इस पर्दे पर श्रृंग और गर्तों के अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप वही दीप्त और अदीप्त रेखाएं अपने को प्राप्त होती है। जहां पर चमकीली रेखा अपने को प्राप्त होती है, तीव्रता का मान अधिकतम होता है, वहां पर संपूसी व्यतिकरण घटित होता है, उन रेखाओं को अपन दीप्त रेखाएं कहते हैं। जहां पर तीव्रता का मान न्यूनतम होता है, तीव्रता शून्य होती है, वहां पर घटित होने वाले व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। और ये यहाँ पर व्यतिकरण प्रतिरूप है। इन दीप्त और अदीप्त रेखाओं का जो प्रतिरूप है वो प्रतिरूप यहाँ पर क्या कहलाता है, व्यतिकरण प्रतिरूप कहलाता है। मतलब फ्रिंजों का समूह, दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों का जो समूह है वो समूह यहाँ पर व्यतिकरण पैटर्न कहलाता है। इसके अंतर्गत एकांतर क्रम में दीप्त और अदीप्त रेखाएं अपने को प्राप्त हो रही है। एक क्रम में अपने को संपोषी व्यतिकरण प्राप्त हो रहा है, एक क्रम में अपने को विनाशी व्यतिकरण प्राप्त हो रहा है। कि यहाँ पर इस प्रयोग के अंतर्गत भी देखा जाए तो एक बार यदि श्रृंग श्रृंग पर अध्यारोपित हो रहा है, फिर उसके बाद में श्रृंग गर्त पर अध्यारोपित हो रहा है या फिर गर्त श्रृंग पर अध्यारोपित हो रहा है। यहाँ पर इन रेखाओं को भी यदि अपन ध्यान लगाकर देखें तो इन रेखाओं से स्पष्ट हो रहा है। यहाँ पर कंटिन्यू रेखा है वो श्रृंगों को व्यक्त कर रही है, डॉटेड रेखा है वो गर्तों को व्यक्त कर रही है। ये यहाँ पर गोलाकार तरंगाग्र के रूप में ही है। ये गोलाकार तरंगाग्र आगे श्रृंग और गर्तों के रूप में अध्यारोपित होते हैं, तो उनके परिणाम स्वरूप अपने को व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। तो यहाँ पर थॉमस यंग का जो द्विस्लिट प्रयोग, द्विस्लिट जो प्रयोग है उस द्विस्लिट प्रयोग से ये स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर एक ही रेखा छिद्र से यदि दो रेखा छिद्र या एक प्रकाश स्रोत से दो कला संबद्ध स्रोत प्राप्त किए जा रहे हैं तो उन दोनों कला संबद्ध स्रोतों से तरंगों, कला संबद्ध स्रोतों से उत्सर्जित तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण की घटना घटित होती है, जिसमें एकांतर क्रम में तीव्रता का मान अधिकतम और न्यूनतम प्राप्त होता है। एक बार तीव्रता अधिकतम मिल रही है, फिर तीव्रता न्यूनतम आ रही है, फिर तीव्रता अधिकतम आ रही है, फिर तीव्रता का मान न्यूनतम मिल रहा है। इस प्रकार एकांतर क्रम में तीव्रता में कमी और वृद्धि का प्रभाव यहाँ पर इस प्रयोग से स्पष्ट हो रहा है। इस आधार पर ये कह सकते हैं कि थॉमस यंग ने व्यतिकरण की घटना का प्रायोगिक सत्यापन किया है। व्यतिकरण की घटना इस प्रयोग के आधार पर समझी जा सकती है कि उस घटना में कैसे एकांतर क्रम में दीप्त और अदीप्त रेखाएं अपने को प्राप्त हो रही है। उन दीप्त और अदीप्त रेखाओं का जो समूह है वही समूह यहाँ पर व्यतिकरण प्रतिरूप कहलाता है। तो यहाँ पर टॉपिक था अपना यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस थॉमस यंग के प्रयोग के आधार पर अब यहाँ पर जो फ्रिंज चौड़ाई है, मतलब फ्रिंजों का समूह, दीप्त रेखा और अदीप्त रेखा, दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज है, इन दीप्त और अदीप्त रेखाओं का समूह फ्रिंजें कहलाती है। इन फ्रिंजों की चौड़ाई कितनी होगी, रिलेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, यहाँ पर फ्रिंज चौड़ाई के मध्य संबंध अपने को ज्ञात करना है। प्रयोग यहाँ पर समझ आ गया। इसी प्रयोग के आधार पर अब यहाँ पर इस व्यतिकरण प्रतिरूप में प्राप्त होने वाली इन दीप्त और अदीप्त
रेखाओं की चौड़ाई अपने को ज्ञात करनी है। तो थॉमस यंग के इस प्रयोग के आधार पर ही अगला टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, रिलेशंस फॉर फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज चौड़ाई के लिए अपने को संबंध ज्ञात करना है। मतलब यहां पर ज्ञात क्या करनी है अपने को, फ्रिंज चौड़ाई। फ्रिंज क्या होती है, थॉमस यंग के प्रयोग में भी बताया कि दीप्त और अदीप्त रेखाएं जो प्राप्त हो रही है उन्हें फ्रिंजें कह रहे हैं। इन फ्रिंजों के समूह को अपन व्यतिकरण प्रतिरूप कह रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रिंज चौड़ाई के लिए अपने को संबंध ज्ञात करना है। क्या संबंध होगा, दीप्त फ्रिंज हो चाहे अदीप्त फ्रिंज हो, उस दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई समीकरण के रूप में कैसे ज्ञात करें। इसके लिए यहां पर थॉमस यंग ने वही प्रकाश स्रोत S लिया, इसके सामने वही दो प्रकाश स्रोत व्यवस्थित किए उन्होंने दो रेखा छिद्र के रूप में, और इन रेखा छिद्रों से d दूरी पर वही एक पर्दा व्यवस्थित है S1 S2। दोनों स्रोतों के बीच की जो दूरी है वो d मान लो, S1 और S2 के बीच की जो दूरी है वो अपन ने d मान ली। यहां पर S1 से और S2 से M और N पर्दे के दो बिंदु मिल रहे हैं, और इन दोनों का जो मध्य बिंदु है वो बिंदु O पर, और बिंदु O पर हमेशा दीप्त फ्रिंज ही बनती है। मतलब केंद्रीय फ्रिंज जो होती है वो हमेशा दीप्त ही होती है। क्यों होती है, इसका कारण है क्योंकि बिंदु O पर S1 और S2 से पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर होता है वो शून्य होता है। पथांतर का मान न्यूनतम होने के कारण यहाँ पर इस बिंदु O पर सदैव दीप्त फ्रिंज अर्थात अधिकतम तीव्रता यहाँ पर प्राप्त होती है। संपूषी व्यतिकरण यहाँ पर घटित होता है, इसका कारण पथांतर का मान यहाँ पर शून्य होता है। तो यहाँ पर बिंदु O पर तो दीप्त और अदीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही है। अब यहाँ पर अपने को पर्दे के बिंदु P पर, मान लो यहाँ पर इस बिंदु O से x दूरी पर अपन ने कोई बिंदु P ले लिया पर्दे। इस बिंदु P पर उत्पन्न होने वाले फ्रिंज की चौड़ाई और फ्रिंज की स्थिति अपने को ज्ञात करनी है। वो फ्रिंज चौड़ाई और फ्रिंज की स्थिति कितनी होगी उसका निर्धारण करना है अपने को। तो यहाँ पर इसका निर्धारण करने के लिए बिंदु M और बिंदु N से बिंदु P की दूरी अपन ज्ञात करें तो ये दूरी कितनी है। तो यहाँ पर देखा जाए तो O से S1 और O से S2 की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, d बटे में 2। इनके बीच की दूरी अपन ने d ले ली, दूरी d बटे में 2 हो जाएगी। तो M से लेकर N तक की जो दूरी है, M से लेकर P तक की जो दूरी है, ये दूरी कितनी हो जाएगी, इस x में से इस दूरी को घटा दो तो x माइनस d बटे में 2 M से P तक की दूरी होगी। क्लियर स्टूडेंट, M से P तक की दूरी क्या हुई, x माइनस d बाई 2, और N से P तक की जो दूरी है वो कितनी हो गई, x प्लस d बाई 2। कितनी होगी, x प्लस, क्योंकि O से P तक की दूरी x और O से N तक की दूरी d बटे में 2, तो टोटल दूरी कितनी होगी, टोटल दूरी यहाँ पर होगी x प्लस d बटे में 2। तो यहाँ पर अब इस आधार पर देखें तो एक तरंग S1 स्रोत से बिंदु P पर पहुंच रही है, एक तरंग S2 स्रोत से बिंदु P पर पहुंच रही है। तो यहाँ पर बिंदु P पर पहुंचने वाली इन तरंगों के मध्य पथांतर कितना है ये ज्ञात करें। क्योंकि बिंदु P पर संपोषी व्यतिकरण घटित होगा या विनाशी व्यतिकरण घटित होगा, ये निर्भर करेगा इन तरंगों के पथांतर पर। तो इनका पथांतर ज्ञात करें। इनका पथांतर ज्ञात करने के लिए क्या करें, सबसे पहले त्रिभुज S1 N P से क्या लिया, त्रिभुज S1 N P से देखा जाए तो यहाँ पर S1 P का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और लंब कितना है x माइनस d का होल स्क्वायर। तो S1 P का स्क्वायर अपने को ये मिल रहा है। यह फिर से सोल्व करें तो d स्क्वायर की समीकरण में से कॉमन ले लिया जाए तो 1 प्लस x माइनस d का होल स्क्वायर बटे में d स्क्वायर। ठीक है, S1 P का स्क्वायर अपने को ये मिल रहा है। यहां पर यदि अपन इसे सोल्व करें किसके आधार पर, द्विपद प्रमेय के आधार पर। यदि द्विपद प्रमेय के आधार पर इसे सोल्व करें तो इसको सोल्व करने पर इसका मान अपने को प्राप्त होगा लगभग
इसका मान यहाँ पर देखा जाए तो S1 p का स्क्वायर बराबर d स्क्वायर 1 प्लस x माइनस d बटा 2 का स्क्वायर बटे हुए d स्क्वायर तो यहां पर S1p स्क्वायर बराबर d स्क्वायर प्लस x माइनस d का होल स्क्वायर बटे हुए 2d। सॉरी स्टूडेंट, यहां पर इसको सॉल्व करें अपन कैसे। S1p अपन ने ज्ञात किया है S1p का होल स्क्वायर। S1p का होल स्क्वायर अपने को क्या मिल रहा है d स्क्वायर प्लस x माइनस d बटे हुए 2 का होल स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर इसमें से अपन ने d स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बच रहा है 1 प्लस x माइनस d बटा 2 बटे हुए d, इसका होल स्क्वायर मिल गया, मतलब 1 प्लस x माइनस d बटा 2 का स्क्वायर बटे हुए d स्क्वायर के रूप में अपने को ये मान मिल रहा है। इसी प्रकार यदि अपन ज्ञात करें S2p का स्क्वायर त्रिभुज S2np से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर x प्लस d बटा 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से S2p का स्क्वायर बराबर d स्क्वायर 1 प्लस x प्लस d बटा 2 का होल स्क्वायर बटे हुए d स्क्वायर। तो यहां पर इन दोनों तरफ का मध्य पथांतर ज्ञात करना है, तो उस अवस्था में इन दोनों का अंतर निकाले S2p का स्क्वायर माइनस S1p का स्क्वायर। इस समीकरण में से इस समीकरण को घटाएं तो क्या मिल रहा है स्टूडेंट अपने को d स्क्वायर, दोनों में कॉमन आ रहा है, एक साथ लिख दिया मैंने। तो इसमें से 1 प्लस x प्लस d का होल स्क्वायर बटे हुए d स्क्वायर माइनस 1 माइनस x माइनस d बटा 2 का होल स्क्वायर बटे हुए d स्क्वायर। क्लियर। तो यहां पर S2p का स्क्वायर माइनस S1p का स्क्वायर 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहां पर d स्क्वायर स्टूडेंट d स्क्वायर इसमें से कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है यहां पर x प्लस d बटा 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस d बटा 2 का होल स्क्वायर अपने को प्राप्त हो रहा है। तो यहां पर S2p का स्क्वायर माइनस S1p का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बटे हुए 4 x प्लस a प्लस b के होल स्क्वायर से कॉलेज को, तो 2ab से xd माइनस x स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बटे हुए 4 प्लस xd। तो x स्क्वायर और d स्क्वायर बटे हुए 4 कैंसिल हो गया, यहां पर क्या बचा S2p का स्क्वायर माइनस S1p का स्क्वायर बराबर 2xd मिल रहा है। यदि यहां पर बिंदु P, अब एक कंडीशन यहां पर ली जाए, क्या कंडीशन ले पर यहां पर यदि इस बिंदु P को लंबवर्धक बिंदु के समीप माना जाए, तो यदि बिंदु P को O के समीप माना जाए तो क्या होगा S1p लगभग बराबर होगा S2p के, जो लगभग बराबर है d के। सही है। तो उस अवस्था में यहां पर अपने क्या मिल गया S1p, इस समीकरण से क्या मिल जाएगा S2p माइनस S2p प्लस S1p बराबर 2xd और S2p माइनस S1p बराबर d प्लस d 2d। तो यहां पर 2xd बटे हुए 2d, इन दोनों को जोड़ लिया क्योंकि यहां लगभग बराबर इसको क्या माना अपन ने d माना है, लगभग बराबर d माना है, तो यहां पर S2p माइनस S1p बराबर 2xd अपॉन 2 लिखा जा सकता है। तो पदांतर अपने को क्या मिल गया S2p माइनस S1p बराबर xd अपॉन d। तो इन तरंगों के मध्य का जो पथांतर है वो अपने को ये मिल रहा है। तो रिलेशन फॉर फ्रिंज विड्थ के अंतर्गत थॉमस यंग के इस प्रयोग के आधार पर जो पथांतर है वो xd अपॉन d मिल रहा है। अब यहाँ पर समकोष्ठी और विनाशी व्यतिकरण के लिए इनका आकलन करें, अर्थात यहाँ पर दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के लिए इसका आकलन किया जाए, तो यहाँ पर दो कंडीशन ली जाए, एक बार दीप्त फ्रिंज
बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज बन रही है, अदीप्त फ्रिंज बन रही है। तो यहां पर पहली स्थिति दी जा रही है कौन सी? दीप्त फ्रिंज के लिए। दीप्त फ्रिंज के लिए क्या लिया जाए स्टूडेंट? यहां पर दीप्त फ्रिंज के लिए यदि पथांतर लैम्ब्डा के पूर्ण गुणज के रूप में है तो बिंदु P पर संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होता है। अर्थात यहां पर दोनों तरंगे समान कला में अध्यारोपित होती है। इसका मतलब पथांतर S2P माइनस S1P बराबर n लैम्ब्डा के रूप में होता है। तो उस अवस्था में बिंदु P पर क्या बनेगी? संपोषी व्यतिकरण होगा। संपोषी व्यतिकरण होगा तो यहां पर इन दोनों समीकरणों की तुलना करें तो उस अवस्था में अतः x d बटे वे d बराबर n लैम्ब्डा। nवी फ्रिंज के लिए xn पर x को मान लिया, x बराबर अपन ने क्या मान लिया? xn nवी फ्रिंज के लिए। तो यहां पर nवी फ्रिंज की स्थिति अपने को क्या मिल गई? xn बराबर dn लैम्ब्डा अपॉन d। उस nवी फ्रिंज की जो स्थिति है दीप्त फ्रिंज होगी, उस दीप्त फ्रिंज की स्थिति dn लैम्ब्डा अपॉन d रहेगी। तो उस अवस्था में किन्हीं दो दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, दो दीप्त फ्रिंजों के बीच में हमेशा एक अदीप्त फ्रिंज बनती है या फिर अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। उस अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई यहां पर बीटा बराबर लिखी जा सकती है n+1 की फ्रिंज में से nवी फ्रिंज की स्थिति को घटा दो। तो उस अवस्था में यहां पर dn+1 लैम्ब्डा बटे में d माइनस dn लैम्ब्डा बटे में d लिखा जा सकता है। तो उस अवस्था में यहां पर अपने क्या मिल रहा है? इन दोनों पदों में स्टूडेंट देखा जाए तो d लैम्ब्डा अपॉन d कॉमन आ रहा है, तो यही d लैम्ब्डा अपॉन d बीटा का मान है। अर्थात यहां पर बीटा बराबर अपने को मिल रहा है d लैम्ब्डा अपॉन d। उससे अदीप्त फ्रिंज की जो चौड़ाई है, उस अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई का मान d लैम्ब्डा अपॉन d। अर्थात यहां पर स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी, दोनों स्रोतों के बीच की दूरी और प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर इसका मान निर्भर कर रहा है। इसी प्रकार दूसरी स्थिति इसमें लिख दी जाए अदीप्त फ्रिंज के लिए। पहले अपन ने दीप्त फ्रिंज के लिए लिखी है, यहाँ पर अदीप्त फ्रिंज के लिए लिखी। तो अदीप्त फ्रिंज के लिए विनाशी व्यतिकरण होना चाहिए। तो यदि पथांतर लैम्ब्डा बटे 2 का विषम गुणज है तो विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होता है। उस अवस्था में पथांतर का मान क्या होना चाहिए? S2P माइनस S1P होना चाहिए। लैम्ब्डा बटे 2 का विषम गुणज तो 2n+1 लैम्ब्डा बटे 2 होना चाहिए। तो उस स्थिति में xn d बटे d बराबर 2n+1 लैम्ब्डा बटे 2। तो उस अवस्था में उस nवी अदीप्त फ्रिंज की जो स्थिति है वो क्या मिली स्टूडेंट? 2n+1 d लैम्ब्डा बटे 2 d अपने को उसकी स्थिति मिली। तो उस अवस्था में किन्हीं दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी या फिर दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच में एक दीप्त फ्रिंज बनती है, तो उसे
n प्लस 1 माइनस xn, ये कितनी होगी, वही d लैम्डा अपॉन d के बराबर। इसका मतलब संपोषी व्यतिकरण हो चाहे विनाशी व्यतिकरण हो, दीप्त और अदीप्त फ्रिंज जो अपने को प्राप्त हो रही है व्यतिकरण प्रतिरूप में, उस व्यतिकरण प्रतिरूप में दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की जो चौड़ाई है वो एक समान प्राप्त होती है। फ्रिंज चौड़ाई के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। दीप्त फ्रिंज होगी तो भी चौड़ाई उतनी है, अदीप्त फ्रिंज होगी तो भी चौड़ाई उतनी है। तो यहाँ पर यदि इसकी तीव्रता का वितरण आरेख देखा जाए तो तीव्रता के वितरण आरेख में एकांतर क्रम में तीव्रता अधिकतम और न्यूनतम अपने को प्राप्त हो रही है। जीरो पाई 2 पाई, 0 पाई 3 पाई और यहाँ पर 5 पाई, यहाँ पर माइनस के 5 पाई, 0 पाई 2 पाई 4 पाई माइनस 2 पाई माइनस 4 पाई, ये बिंदु देखो 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, अर्थात पाई का जो समगुणज है वहां पर संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होता है तो तीव्रता का मान अधिकतम है और दोनों की तीव्रता समान होने पर वो किसके बराबर है, 4i नॉट के बराबर। और यदि पाई का विषम गुणज है पाई 3 पाई 5 पाई तो वहां पर तीव्रता का मान 0 मिल रहा है, यहाँ पर i नॉट i बराबर 0 मिल रहा है। इन दोनों अवस्थाओं में i बराबर यहाँ पर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पर तीव्रता का जो वितरण आरेख है वो इस आधार पर स्पष्ट होगा, जिससे ये कहा जा सकता है कि एकांतर क्रम में दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है और इनकी एकांतर क्रम में दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त हो रही है। एक में तीव्रता का मान अधिकतम मिल रहा है तो दूसरे में तीव्रता का मान न्यूनतम प्राप्त होता है। तो आज की क्लास में स्टूडेंट अपन ने पढ़ा थॉमस यंग का द्विस्लिट प्रयोग, जिसके आधार पर अपन ने फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त किया, उनमें संबंध ज्ञात किया, फ्रिंजों की स्थितियां ज्ञात की, चाहे दीप्त फ्रिंज हो चाहे अदीप्त फ्रिंज हो, उनकी स्थिति ज्ञात की है और उनकी स्थिति के साथ में फ्रिंजों की चौड़ाई का व्यंजक अपन ने प्राप्त किया है। तो आज की क्लास के लिए स्टूडेंट इतना ही है, धन्यवाद। इसके साथ ही यदि आपको किसी को टॉपिक में कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको अगली क्लास में जरूर मिलेगा। तो स्टूडेंट हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, फिजिक्स गुरु SR यादव को जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट को इन ऑनलाइन क्लासेस का लाभ मिल सके। धन्यवाद।